हेलो टॉपर्स, डे 6 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी सोचा है कि जो स्मार्ट होता है, मतलब जिसका हाई आईक्यू है, और जो क्रिएटिव है, जो अपनी इमेजिनेशन को यूज करता है, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? आज इसी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो इंटेलिजेंस से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है बिल्कुल नए आइडियाज जनरेट करना, जो इमेजिनेशन से आता है। ये जो फर्क है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें सोचने के अलग अलग तरीकों को समझने में मदद करेगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते हैं। तो ये है हमारा आज का लर्निंग पाथ। हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज को समझेंगे, फिर क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स को जानेंगे, उसके बाद आईक्यू और क्रिएटिविटी का क्या रूल है वो देखेंगे। फिर आएगा सबसे जरूरी टॉपिक, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक टेक्निक सीखेंगे, और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, बिने ने इंटेलिजेंस टेस्ट तो बना दिया, लेकिन इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर कैसा है ये हमें स्पीयरमैन जैसे दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने समझाया। तो सबसे जरूरी है चार्ल्स स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के 2 हिस्से होते हैं। पहला जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर। ये आपकी इन्नेट यानी जन्मजात एबिलिटी है। ये एक तरह की मेंटल एनर्जी है जो हर काम में लगती है, और ये स्टैटिक होती है, मतलब बदलती नहीं। दूसरा है एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर। ये एक्वायर्ड यानी सीखी हुई एबिलिटी है। ये हर स्किल के लिए अलग अलग होती है, जैसे मैथ के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग। और हाँ, एक टॉपर्स ट्रिक जो आपको हमेशा याद रखनी है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बस इतना याद रखिए, जी इज फॉर जेनेटिक, यानी जो जन्म से मिला हो। ये ट्रिक आपको जी फैक्टर और एस फैक्टर में कभी कंफ्यूज नहीं होने देगी। अच्छा, अब जल्दी से बाकी थियोरीज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी एल्फ्रेड बिने ने दी थी। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस बस एक सिंगल यूनिट है। मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थॉर्नडाइक ने। उन्होंने कहा कि ये बहुत सारी अलग अलग स्किल्स का कलेक्शन है, जैसे रेत के कण। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थर्स्टन ने, जिन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई। तो हमने इंटेलिजेंस को समझा, जो हमें सही जवाब ढूंढने में मदद करती है। पर नए सवाल कौन पूछता है? यहीं पर आती है हमारी दूसरी सुपर पावर, क्रिएटिविटी। असल में क्रिएटिव होने का मतलब सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग करना नहीं है। इसका मतलब है कुछ नया और यूजफुल बनाना। तो चलिए इसकी सही डेफिनेशन देखते हैं। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता वो एबिलिटी है जिससे हम कुछ नोवेल यानी नया और यूजफुल यानी उपयोगी बना सकते हैं। और एक नाम याद रखिएगा, ई पॉल टोरेंस, जिन्हें फादर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट्स कहा जाता है। अब क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है, FFOE। पहला F है फ्लुएंसी, मतलब प्रवाह, यानी आप कितनी तेजी से बहुत सारे आइडियाज सोच सकते हैं। दूसरा F है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन, मतलब क्या आप अलग अलग तरह के आइडियाज सोच सकते हैं। O है ओरिजिनैलिटी, यानी मौलिकता, मतलब आपके आइडियाज कितने यूनिक हैं। और याद रखिए, ये सबसे जरूरी फीचर है। और E है इलैबोरेशन, यानी विस्तार, मतलब आप किसी एक आइडिया में कितनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो अब आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल पर, क्या जिसका IQ हाई है वो क्रिएटिव भी होगा, या इसका उल्टा? इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? ये एक ऐसा रूल है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। इस रूल को कहते हैं थ्रेशोल्ड रूल, और ये बहुत सिंपल है। हाई IQ इज नॉट इक्वल टू हाई क्रिएटिविटी। मतलब जरूरी नहीं है कि एक टॉपर बहुत क्रिएटिव भी हो, लेकिन एक बात जरूर है, क्रिएटिव होने के लिए एक इंसान को कम से कम एवरेज या उससे थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। इसी को थ्रेशोल्ड कहते हैं। और अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच का फर्क। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो इंटेलिजेंस से जुड़ी है। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, मतलब ये सिर्फ एक सही जवाब पर फोकस करती है, जैसे MCQs। इसे आप एक स्पॉटलाइट की तरह समझ सकते हैं। जैसे सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? जवाब सिर्फ एक है।
दूसरी तरफ है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो क्रिएटिविटी से जुड़ी है। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ये हर दिशा में सोचती है और बहुत सारे जवाब ढूंढती है। जैसे हम पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, इसके हजारों जवाब हो सकते हैं। इसे आप एक फ्लडलाइट की तरह समझ सकते हैं। तो अब जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की पावर समझ गए हैं, सवाल ये है कि इसे यूज़ कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर और असरदार टेक्निक है जिसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग को एलेक्स ऑसबॉर्न ने बनाया था। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसका एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करना। और इसका एक ही गोल्डन रूल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डिफर जजमेंट। मतलब आइडियाज़ देते समय कोई किसी की आलोचना नहीं करेगा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। इससे आइडियाज़ फ्रीली फ्लो करते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिस का। देखते हैं आपको आज कितना याद रहा। इन सवालों से आपकी लर्निंग और भी पक्की हो जाएगी। पहला सवाल, इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दी थी? सोचिए। दूसरा सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि एक ईंट के क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये सवाल किस तरह की थिंकिंग को टेस्ट कर रहा है? याद है, स्पॉटलाइट और फ्लडलाइट। तीसरा सवाल, क्रिएटिविटी के लिए जो एक्रोनिम था FFOE, उसमें O का क्या मतलब है? ये सबसे जरूरी वाला था। चौथा सवाल, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर क्या हम सीखते हैं या ये जन्मजात होता है? याद है हमारी टॉपर ट्रिक G फॉर? और आखिरी 5वां सवाल, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सबसे जरूरी गोल्डन रूल क्या है? चलिए अब जवाब देखते हैं। पहले का जवाब है चार्ल्स स्पेयरमैन। दूसरे का जवाब डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। तीसरे का जवाब है ओरिजिनैलिटी यानी मौलिकता। चौथे का इन्नेट यानी जन्मजात, जी फॉर जेनेटिक। और 5वें का गोल्डन रूल है डेफर्ड जजमेंट यानी कोई आलोचना नहीं। कितने सही हुए नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत ही कमाल की बात। उन्होंने कहा था, बुद्धिमत्ता का असली संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना है। यही आज के हमारे पूरे सेशन का सार है। ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन कल्पना हमें उससे भी आगे ले जाती है। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले सेशन।